तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक अकाउंट्स की जो थ्योरी बनती है वो कवर कर ली है। उसके साथ साथ हमने अपने न्यूमेरिकल चैप्टर्स में सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन कवर किया, फिर जर्नल कवर किया, फिर लेजर कवर किया, फिर ट्रायल बैलेंस कवर किया। ठीक है, और आज हम लोग सब्सिडरी बुक्स करने जा रहे हैं। जब हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन में सीखा था कि हम सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा था, किसी भी ट्रांजैक्शन को उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई किया जाता है, यानी क्लासिफाइंग। नेक्स्ट स्टेज क्या है, क्लासिफाइंग की। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है, समराइजिंग। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेज क्या है, लास्ट स्टेज है आपकी नहीं, समराइजिंग के बाद आता है इंटरप्रेटिंग। इसके बाद एक स्टेज और, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, यानी प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना और फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना। और इसके बाद लास्ट स्टेज आती है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कम्युनिकेटिंग। ठीक है, हमने देखा था क्लासिफाइंग लेजर में होता है और उसकी हमने पूरी पढ़ाई कर ली कि वो कैसे करते हैं लेजर में क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये काम हमारा हो चुका है पूरा का पूरा। समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में होती है, तो उसको हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इससे पहले जो चैप्टर हमने कवर किया था वो यही वाला था। ठीक है, तो ये भी कवर हो चुका है हमारा। रिकॉर्डिंग दो जगह पे होती है, हमने देखा था, जर्नल में और दूसरा सब्सिडरी बुक्स में। ठीक है, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में, तो जर्नल हमने कवर कर लिया है, अब सब्सिडरी बुक्स कवर करने का समय आ गया है। तो ये कवर करते ही, सब्सिडरी बुक्स कवर करते ही हमारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, ये तीनों पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं सब्सिडरी बुक्स क्या होता है। इससे पहले हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो बात की जाए सब्सिडरी बुक्स की, तो कितनी टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती हैं, तो टोटल आपकी 9 टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती है। 9 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, 9 तरीके की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो अब उनके नाम क्या हैं आप जानना चाहेंगे, तो 9 तरीके की सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हैं। पहला है कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, सेकेंड सब्सिडरी बुक है परचेज बुक। इसमें क्या होती है, जैसे इसका नाम है, यानी परचेज रिकॉर्ड होनी चाहिए। परचेज तो रिकॉर्ड होती है, लेकिन इसमें केवल और केवल क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। ठीक, केवल और केवल क्रेडिट परचेजेस, यानी उधार की परचेजेस ही रिकॉर्ड होती हैं परचेज बुक में। कैश परचेजेस क्यों नहीं रिकॉर्ड होती, क्योंकि कैश परचेजेस आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस वहां रिकॉर्ड होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैश परचेज भी वहीं पर रिकॉर्ड होगी। थर्ड कौन सी है, थर्ड है आपकी परचेज रिटर्न बुक। आपने जो सामान खरीदा है
उसको अगर लौटा दिया तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न, तो उसकी भी बुक बनती है जिसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। और इसको क्या है, ये फॉर रिकॉर्डिंग परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये यूज होती है। चलो चौथा, सेल्स बुक, ये रिकॉर्ड होता है, इसको हम बनाते हैं फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स, केवल उधार की सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए पर सेल्स बुक बनाते हैं, क्योंकि कैश सेल्स जो होगी वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस वहां रिकॉर्ड होते हैं। फिफ्थ है सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न बुक कैसे क्या रिकॉर्ड करती है, वो ऑब्वियस सी बात है, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेगी, जितने भी हमारे बिजनेस में सेल्स रिटर्न आ रही हैं, जो भी कस्टमर्स हमारे सामान वापस कर रहे हैं, तो उन सबको रिकॉर्ड करती है। सिक्स्थ चीज है बीआर बुक, अब माफी चाहूंगा, एक गलती हो गई है कि यहां ऊपर मैंने लिखा है 9 टाइप्स, 9 टाइप्स नहीं है, माफी चाहूंगा, 8 टाइप्स होती हैं, 8 टाइप्स की सब्सिडरी बुक होती है। तो छठी है आपकी बीआर बुक, जिसमें क्या रिकॉर्ड होते हैं, सारे के सारे जो बीआर आप एक्सेप्ट करते हो वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जितने भी आप बीआर एक्सेप्ट करते हो वो आपके रिकॉर्ड होते हैं, और बीआर का मतलब आपको बताया था बिल्स रिसीवेबल। सातवां है बीपी बुक, बीपी बुक में आप जितनी भी बीपी के ऊपर एक्सेप्टेंस देते हो, ठीक है, बीआर एक्सेप्ट नहीं, इसमें लिख देते हैं बीआर इशूड, इसको लिखिए, ठीक है। यानी आप अपने डेटर के ऊपर जितने भी बीआर इशू करते हो वो इधर रिकॉर्ड होते हैं बीआर बुक में। और बीपी में, आप बीपी बुक में जितने भी बीपी के ऊपर आप एक्सेप्टेंस देते हो, यानी आपका जो क्रेडिटर है वो आपके ऊपर बीआर इशू करेगा, तो वो आपके लिए बीपी होगा, ठीक है। सही बात है कि नहीं जी? आपको ये बात पता है कि नहीं कि ये मान लो एक इंसान है जिसका नाम है ए, और ये इंसान है जिसका नाम है बी, ठीक है। इसने ए ने बी को सामान बेचा, ए ने बी को सामान बेचा, तो बी ए के लिए क्या है, डेटर है, ठीक है। और ए बी के लिए क्या है, क्रेडिटर है। तो अगर ये बीआर इसको इश्यू करेगा, ठीक है, और इसने उस बीआर के ऊपर एक्सेप्टेंस दे दी, इसने कबूल कर लिया कि हाँ ठीक है, इतने इतने पीरियड के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। बीआर होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये जो क्रेडिटर है बी, ये कितने समय बाद पेमेंट करेगा, उसके टाइम पीरियड वगैरह लिखी होती है। तो इसने एक्सेप्टेंस दे दी, इसमें दोनों को एक्सेप्टेंस देना जरूरी होता है, तो दोनों ने एक्सेप्टेंस दे दी तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, ठीक है। तो बी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं इतने समय बाद पेमेंट कर दूंगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो इसके लिए अब जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया तो ए के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि फ्यूचर में इसको पैसे मिलेंगे बी से, और बी के लिए क्या है, बिल्स पेबल है, क्योंकि फ्यूचर में इसको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा ए को इस बिल के तहत। तो ये बिल्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी है बी के लिए, और बिल्स रिसीवेबल क्या है, ए के लिए एसेट है। तो बीपी बुक में क्या होगा, जितने भी क्रेडिटर्स हैं आपके, उन्होंने अगर आपके ऊपर बीआर इशू किया है आपको, और आपने उसको एक्सेप्टेंस दी है, यानी बीपी को एक्सेप्टेंस दी है, तो वो बीपी बुक में रिकॉर्ड होगा। और आठवीं चीज है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर जो है वो बचे कुचे अदर ट्रांजेक्शन, यानी जो ऊपर साथ में कवर नहीं हुए, जो ट्रांजेक्शंस सातों कैटेगरीज में, जो ऊपर 7 कैटेगरीज में से किसी में नहीं आएंगे, वो सब किस में आएंगे, आपके जर्नल प्रॉपर में आएंगे, ठीक है। तो यानी जो 1 to 7 कवर नहीं हुआ, जो ना कैश बुक में जाएगा ट्रांजेक्शन, जो ना परचेज बुक में जाएगा, ना परचेज रिटर्न में जाएगा, जो ना सेल्स में जाएगा, ना सेल्स रिटर्न में जाएगा, ना
बीआर में जाएगा ना बीपी में जाएगा, वो सभी कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग आपके स्टडी मटेरियल से ही कवर करेंगे, जो आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। ठीक है, ये रहा वो स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो चलो इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपकी पहली बुक जो है परचेज बुक। ठीक है, और उसके ऊपर ये रहा पहला सवाल, परचेज फ्रॉम मेसर्स ब्राउन ऑन क्रेडिट। मेसर्स ब्राउन ऑन क्रेडिट, हमें केवल क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करनी होती है यहाँ। तो ठीक है, मेसर्स ब्राउन से हमने उधार पे सामान खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या खरीदा है अभी देखो, 5 पेंसिलें खरीदी हैं 100 रुपए के रेट से, यानी 100 रुपए पर ग्रॉस के हिसाब से 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदी है 100 रुपए पर ग्रॉस के हिसाब से, यानी इसमें खर्च कितना हुआ होगा, 5 × 100 हमारे 500 रुपए खर्च हुए होंगे। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। मेसर्स ब्राउन कंपनी 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 100 रुपए पर ग्रॉस, इसको अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं 500 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर्टिकुलर्स बनेगा, ये अमाउंट कॉलम लेजर फोलियो, और ये सेकंड अमाउंट कॉलम जो कि फाइनल अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। और यहाँ पे अमाउंट्स रिकॉर्ड होंगी, लेकिन हर एक जो हमारा क्रेडिटर है उसका फाइनल जो अमाउंट होगी वो यहाँ फाइनल वाले अमाउंट कॉलम में लिखी जाएगी। ठीक है, हालांकि जब क्वेश्चन में फ्रेट वगैरह दी जाएगी तो ये फॉर्मेट थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदे हैं जिनका रेट है 240 रुपए पर डजन। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करते हैं, एक ग्रॉस रजिस्टर्स और इसका रेट है 240 रुपए प्रति दर्जन। 240 रुपए प्रति दर्जन में प्रति दर्जन रेट है, तो आप क्या करेंगे 240 इंटू 12 करेंगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 28880। ठीक है, क्योंकि हर डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो 240 हर डजन का रेट है। और एक ग्रॉस का मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि आपके एक ग्रॉस रजिस्टर का मतलब ये हुआ कि आपके पास 12 दर्जन रजिस्टर है, 12 डजन रजिस्टर्स, और हर एक डजन का रेट 240 रुपए, तो 12 डजन का कितना होगा 2880। इसके बाद आप इसको जोड़ देंगे 500 और 2880, तो आपका आएगा 3380, और उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये 10% का ट्रेड डिस्काउंट आप वहां माइनस करेंगे। ठीक है, 338 रुपीज आएगा, और फिर फाइनल अमाउंट यहाँ लिख देंगे 3042। कोई समस्या इस बात में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। कह रहा है परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। बताओ इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। 2 नंबर ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमने कैश में कर परचेज किया है। कैश में परचेज किया है तो वो कैश बुक में जाएगा, ना कि परचेज बुक में। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस, गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000 रुपए। हमने यहाँ क्या परचेज किया? कंप्यूटर परचेज किया है। ठीक है, और कंप्यूटर परचेज किया है तो क्या वो जाएगा? नहीं, वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर परचेज करना गुड्स परचेज करना थोड़ी होता है। परचेजेस का मतलब क्या होता है? गुड्स परचेज करना, और कंप्यूटर परचेज करना तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, तो वो परचेजेस की कैटेगरी में थोड़ी आता है, तो ये भी नहीं जाएगा आपका। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, क्या क्या खरीदा है? 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर 100 रुपए पर रीम, 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर 150 रुपए पर रीम, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है इसके ऊपर। ये जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो 5 × 100 500 रुपए इस पे खर्च हुए हैं, और 150 × 10 यानी 1500 रुपए इस पे खर्च हुए हैं। तो इन दोनों को आप रिकॉर्ड कर लीजिए।
ये रहा 500, ये 1500, ये जोड़ के आया 2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 200 रुपए, और फाइनल अमाउंट आपने बाहर किया 1800। ठीक है, चलो परचेस्ड 1 डजन जेल पेन्स 15 रुपए ईच, एक दर्जन पेन खरीदे हैं, यानी 12 पेन खरीदे हैं और 15 रुपए का हर एक पेन है, तो 15 इंटू 12 कितना होता है, 180 रुपए खर्च किए पेन खरीदने पे, क्रेडिट पे खरीदे हैं और परचेज बुक बनाओ। तो बस ठीक है, इसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, यानी 180 रुपए के पेन खरीदे हैं, इसको भी रिकॉर्ड कर लो। तो एक डजन पेन 15 रुपए ईच, 180 रुपए, 180 रुपए फाइनल अमाउंट कॉलम में आपने किए और उसके बाद टोटल कर दीजिए, टोटल आएगा 5022, बस दैट्स इट। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फ्रेट वगैरह दी जाएगी और फ्रेट वगैरह जब क्वेश्चन में दी जाए तो आपका फॉर्मेट थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। डेट पर्टिकुलर्स के बाद ये ग्रॉस अमाउंट का जो कॉलम बनता है वो बनेगा, ये टोटल अमाउंट का कॉलम बनेगा, लेकिन ये 3 कॉलम और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम, ये नेट प्राइस का कॉलम और ये फ्रेट का कॉलम। ठीक है, जब क्वेश्चन में फ्रेट वगैरह दी हो और जब फ्रेट आपको क्वेश्चन में दी हो। ठीक है, फ्रेट के अलावा और किस चीजों पे हो सकता है, फ्रेट के अलावा कैरेज, जो कि फ्रेट ही होती है, कैरेज और फ्रेट एक ही चीज है। तो कैरेज या फ्रेट आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, तब आपको ये 3 एडिशनल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस और फ्रेट। चलिए, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली, क्या खरीदा है अजय एंटरप्राइजेस से, 100 डजन ये रेक्सोना हवाई चप्पल खरीदे हैं, 120 रुपए पर डजन, 120 रुपए पर डजन है, और 100 डजन खरीदे हैं, तो यानी कितने रुपए खर्च किए हैं, 12,000। ठीक है, और 200 डजन पालकी लेदर चप्पल खरीदे हैं 300 रुपए पर डजन के हिसाब से, यानी 200 इंटू 300 कितना खर्चा किया है, 200 इंटू 300 ये हुआ 3000, 3000, 6000। ठीक है, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 150 रुपए फ्रेट चार्जेस है, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। 12,000 इस पे खर्च किए और 200 इंटू 6000 मैंने बोला था, 200 इंटू 300 कितना होगा, 60,000 होगा। तो 12 ये 60 ये, ग्रॉस अमाउंट आपका कितना हुआ, 72,000। ठीक है, यानी दो जो सामान खरीदे आपने उसको मिला के कितने रुपए की आपने परचेजेस की है, 72,000 की। ठीक है, 60,000 की लेदर चप्पल खरीदी है और ये 12,000 की ऑर्डिनरी वाली चप्पल खरीदी है, तो 72,000 की चप्पल खरीदी। अब उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, तो 7200 रुपीज आपका ट्रेड डिस्काउंट आएगा, वो ट्रेड डिस्काउंट के कॉलम में आप लिखेंगे उसको। यहाँ ग्रॉस वाली अमाउंट से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नहीं लिखेंगे, बल्कि ग्रॉस वैल्यू का ये मतलब हुआ कि आप यहाँ से बिफोर डिस्काउंट वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब 72,000 में से 7200 आप माइनस करेंगे डिस्काउंट, तो कितना आएगा, 64,800। ये क्या है, ये आपका नेट प्राइस है, तो ये नेट प्राइस वाले कॉलम में लिखेंगे। और 150 रुपए फ्रेट है, तो 64,800 में 150 रुपए फ्रेट जोड़ दीजिए, टोटल अमाउंट आएगा 64,950। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज अब देखते हैं, परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स 50 दर्जन मैक्स शूज 400 रुपए पर डजन, तो 50 इंटू 400 करना है। ठीक है, तो 4,000 4,000 ये आएगा 20,000। ठीक है, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज खरीदे हैं 140 रुपए पर पेयर, तो 100 इंटू 140 ये कितना होता है, 1400 और 14,000। 10% का ट्रेड डिस्काउंट और फ्रेट है 200 रुपए। ठीक है, तो ये देखिए 20,000 के आपने शूज खरीदे, ये 14,000 के ये शूज खरीदे, तो 20 प्लस 14 कितना होता है, ग्रॉस अमाउंट हुआ 34,000। अब इस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट जो कि होगा 3400, 34,000 माइनस 3400 कितना होता है, 30,600। इसमें 200 रुपए फ्रेट के जोड़े तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 30,800। ठीक है, चलो लास्ट है, परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बादुगर
क्या लिखा है, बहादुरगढ़, हाँ। 40 प्लेयर लेदर शूज 400 रुपए पर पेयर, तो 40 इंटू 400 कितना होता है, 16,000, ठीक है। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल 180 रुपए पर डजन, तो 100 इंटू 180 यह आएगा आपका 1818,000, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ, 100 रुपए फ्रेट के हैं, तो 16 और 18, ये रहा 16, ये रहा 18, ग्रॉस अमाउंट आई 34, 34 पे 10% रेट डिस्काउंट 3400, नेट अमाउंट आएगी 34,000 माइनस 3400 यानी 30,600, 100 रुपए आपने फ्रेट के जोड़े तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 30,700, ठीक है। उसके बाद आप टोटल कर देंगे सारे कॉलम्स का, तो ये टोटल्स आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो के लिए धन्यवाद।